सिंह साहब, क्योंकि आप एक लंबी लड़ाई को लड़ा और आपने जीता भी, क्योंकि मेरा यह मानना है कि सपनों को दफन करके जो इमारत की नींव खड़ी की जाती है उसमें कईयों के खून के धब्बे होते हैं। मैं ये शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है मुकदमा लड़ते लड़ते और उन्हें न्याय तक नहीं मिलता। सुपर टेक का सुपर खेल, ये खेला कैसे गया? देखिए साहब, सुपर टेक का सुपर खेल जो है बहुत सुपर तरीके से खेला गया। होता क्या है इसमें गेम कि अथॉरिटी, क्योंकि इसके अंदर जो गेम सामने आया निकल के, आप उसको बड़े अंडरस्टैंड करके इसको बहुत सीरियसली, कि इसके अंदर एक खाली प्लॉट दिया जाता है बिल्डर को। खाली प्लॉट देने के बाद बिल्डर क्या करता है, उसको पीछे से निर्माण शुरू करता है और पीछे से निर्माण शुरू करने के बाद वो जो बायर आते हैं उनको ये दिखाता है कि सामने का जो एरिया है वो एरिया ग्रीन एरिया रहेगा, प्ले एरिया रहेगा, आपके बच्चे यहाँ पे खेलेंगे और ये ओपन एरिया रहेगा। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, टावर 1 से लेकर 14 तक सारे बेच दिए। बेचने के बाद सारे जितने भी बायर्स थे वो उसके अंदर घुस गए। लेकिन गलती से क्या हुआ, इन लोगों को एक चीज समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ये उस समय सोचते थे कि प्राधिकरण के अफसर और कानून इनकी जेब में है, लिहाजा इनको बायर्स की जो ताकत थी वो नजर नहीं आती थी। तो आरडब्ल्यूएस इसके अंदर, यहां आप देखिए इस चीज को कि आरडब्ल्यूएस जिस जिस वायलेशंस को लेके इनके पास आई, उसी वायलेशंस को ये लेके अथॉरिटी के पास गए और अथॉरिटी से बड़ी कन्वीनियंटली इन्होंने 2006 में, 2009 में और 2012 में 3 बार इन्होंने लॉ को ट्विस्ट किया। मैं इसी पॉइंट पर सिंह साहब आना चाहूंगा और इसको मैं आपसे समझना चाहूंगा। 3 बार आपने संशोधन की बात कही सिंह साहब, सितंबर 2006, 2009 और 2012 मार्च में 3 बार संशोधन हुआ, बदलाव हुआ। पहले 7 मंजिला 9 मंजिला बननी थी, फिर उसके बाद 17 मंजिला की बात आई और फिर 40 मंजिल की बात आई। अब मैं आपसे यह बात समझना चाह रहा था कि अधिकारी और बिल्डर की मिली भगत की बात तो सब समझ रहे हैं, लेकिन क्या यह इतना आसान है कि अधिकारी यह फैसला ले ले कि भैया बिल्डर के साथ हाथ में ला लो, बात खत्म? किसी ना किसी कहने पर तो हो ही रहा होगा ना। जी जी, मैं गलत कह रहा हूं? देखिए इसके अंदर मैं आपको बताऊं, ये एक, मैं इस चीज को ना एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में देखता हूं। ये सिर्फ सुपर टेक की बात नहीं है। अगर आप इसके अंदर देखें, थोड़ा सा पीछे जाएं आप, आम्रपाली के अंदर 45,000 फ्लैट हैं, जो फ्लैट बिल्डर, बायर और अथॉरिटी के साथ में बायर्स को चूना लगाया गया। उसके साथ साथ अगर आप देखें, और सारे आम्रपाली के डायरेक्टर सभी जेल के अंदर हैं। उसके बाद आप देखिए यूनिटेक को, यूनिटेक के अंदर भी सेम खेल खेला गया। तो इन लोगों को पूरी छूट थी इसमें, चाहे वो सीईओ हो, सीएफओ हो या नीचे के अधिकारी हो या जितने भी अप्रूविंग अथॉरिटीज हैं। इवन इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि इतनी तंगी होने के बावजूद भारत सरकार को रेरा लॉ लेके आनी पड़ी 2016 में, जिसके रूल्स बनी 2017 में और 2018 से उसका प्रोमलगेशन शुरू हो गया और एक कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, नियमों के तहत तो बदलाव नहीं हुए होंगे ना सर? नियमों को ताक पर रखा गया ना सिंह साहब? जी, ये तो हकीकत है और किसी के कहने पर ही रखा गया होगा जी, ये भी हकीकत है। और ऐसे में क्या आप खुद इसे मानते हैं कि एक बहुत बड़ा अपराध है? तो पता चलना चाहिए ना कि 2006 में, 2009 में और 2012 में किसके कहने पर यह बदलाव हुए, क्योंकि अधिकारी सिर्फ बलि का बकरा बनेंगे क्या? ये एक बहुत बड़ा आपराधिक षड्यंत्र है जी। इसके अंदर एक जांच बिठानी चाहिए और मैं तो ये कहता हूं, जैसे हमने प्लानिंग कमीशन को डिसबैंड करके नीति आयोग बना दिया, अभी ये प्रूव हो चुका है कि ग्रेटर नोएडा का जो प्राधिकरण है वो पूरी तरह से बिल्कुल खत्म है। उसको भी हमें कंप्लीट रेनोवेट करने की जरूरत है। जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वो कौन अधिकारी थे, किसके कहने पर ये सब कुछ खेल खेल रहे थे? वो खिलाड़ी कौन है? सर मैंने ये बात क्यों कही, 3 सीईओ की भूमिका संदिग्ध आ रही है। 3 सीईओ की क्यों? एक संजीव सरन है, मोहेंद्र सिंह है और रामारायण है। समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में संजीव सरन तैनात थे सीईओ और बीएसपी सरकार में मोनेंद्र सिंह तैनात थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसकी जांच पॉलिटिकली नजरिए से भी होनी चाहिए। यह फैसला नजीर माना जा सकता है और क्यों, अगर है तो? देखिए ये फैसला लैंडमार्क है और लैंडमार्क फैसले के साथ साथ बोल्ड भी है। ये बोल्ड फैसला इसलिए है कि इसके अंदर आप देखिए कि अगर आप देखें जितने भी बायर्स हैं हमारे भारत के अंदर, अगर ग्रुप में देखें 3 तरह के लोग हैं। एक वो है जिनके पास जनधन अकाउंट है, एक वो है जिनके पास जनधन है और बीच में ये बेचारे बायर हैं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इनके 50-50, 60-60, 70-70 लाख रुपए फंसे हुए हैं और 10-10, 20-20 साल फंसे हुए हैं।
इसमें से आंकड़े हैं 10 से 15% लोग तो बिल्कुल जान गंवा चुके हैं, मर चुके हैं। लेकिन आज जो ये स्थितियां सामने आ रही हैं, उससे एक आशा की किरण जग रही है, जिसके अंदर हर आदमी के अंदर एक भरोसा जग रहा है कि भाई हाँ जी, हमारे पैसे की सुरक्षा करने वाला कोई है। अगर कोई ऐसी समस्या में फंसा है तो सबसे पहले क्या करेगा वो? देखिए साहब, मैं इसके अंदर ये देखता हूं कि अगर देखिए सबसे पहले आप इसको ऐसे समझें, ये कोई फ्रिज नहीं है जो 10,000 रुपए दिए और आपके 10,000 रुपए फंस गए जी। इसमें आपके पूरे जीवन भर की कमाई लग जाती है। राइट। और इसको मैं बोलता हूं, अगर आपकी वो कमाई यहां फंसती है तो इसे मैं बोलता हूं इकोनॉमिक जीनोसाइड। ये एक आर्थिक मानव हत्या है। तो इस आर्थिक मानव हत्या में, क्योंकि मेरे साथ ऐसी फैमिलियां जुड़ी हुई हैं जिन लोगों के पास में खाने के लाले पड़े हुए हैं, 1-1 करोड़ रुपए उन लोगों ने फंसाया हुआ है और कोई सुनने वाला नहीं।